अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काश मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। टैक्स निज़ाम के 3 बुनियादी चीज़ें हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसके बाद उसका ऑडिट होना और ऑडिट के नतीजे में असेसमेंट होना। लेकिन एफबीआई जो है इस बात से बिल्कुल उनको इस अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ वो उसको रेवेन्यू कलेक्शन मेजर के तौर पे देखते हैं, जो कि नहीं है बिल्कुल वो रेवेन्यू कलेक्शन। ऑडिट का पर्पज़ ये है कि टैक्स पेयर की कंप्लाइंसेस को बढ़ाया जाए, उनकी जो शॉर्टफॉल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एफबीआई जितने नंबर से केसेस सेलेक्ट करता है ऑडिट में, उनका इंटेंशन ये होता है कि उन ऑडिट के केसेस से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। और जब केस ऑडिट में सेलेक्ट होता है टैक्स फाइलर के लिए हार्डशिप और नॉन टैक्स फाइलर के लिए चैन ही चैन। आज हमने अपने इस्लामाबाद स्टूडियो में एडवोकेट अहमद बशीर साहब को मदऊ किया है। उनसे बात करेंगे कि ऑडिट का जो निज़ाम है पाकिस्तान में, टैक्स ऑडिट का निज़ाम जो है वो क्या उसमें क्या बुनियादी ख़राबी है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जो कि रीजनल और इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक की जा सकती है। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपसे सवाल यह है कि जो पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है उसमें जो ऑडिट का मैकेनिज्म है उसको आप देखते हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जो दुनिया भर में ऑडिट होता है टैक्स ऑडिट और हर जगह ही होता है, तो वो क्या उसके मुताबिक है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? जनाब वाला इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो बिलाशुबा जैसे तमाम चीज़ों में है उस तरह टैक्स में भी हो, टैक्स में इन स्पेसिफिक ऑडिट के हवाले से भी है। जिस वक्त 2001 का कानून आया था तो उस वक्त इंटेंशन ये थी, जो इसकी मुख्तलिफ शक्लों से लगता है कि एट रैंडम टैक्स के लिए ऑडिट किया जाए और ऑडिट के लिए सिलेक्ट की जाए एंटिटीज़ या पर्सन्स या जो भी। लेकिन जहाँ तक एंटिटीज़ का सवाल है, कुछ सेक्टर्स का सवाल है, उसमें ये देखा गया है कि एतराज़ उठाया जाता है कि ये एट रैंडम नहीं, ये बहुत ही टारगेट करके किया जाता है। एक तो पहली बुनियादी चीज़ तो ये है। दूसरा मसला ये आ जाता है ऑडिट में जिनको सेलेक्ट किया जाए उसके बाद स्क्रूटिनी हो, स्क्रूटिनी में भी इंटेंशन जैसे आपने फरमाया अभी और मैं उससे एग्री करता हूँ कि उसमें ये सिलसिला चल पड़ता है कि इसमें से कितना टैक्स निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही सिर्फ बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स ये एक मेजर टारगेट है, बुनियादी काम तो यही है, लेकिन उसके अलावा बुनियादी चीज़ ये है कि क्या सही तरीके से बुक कीपिंग की जा रही है, क्या निज़ाम कंप्लाइंस एग्जैक्टली कंप्लाइंसेस को इम्प्रूव करना है कि भाई क्या कंप्लाइंसेस पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही, पूरे ओवरऑल एक चीज को बेहतर किया जाए। अच्छा, जब आप टैक्स के निज़ाम को देखते हैं तो अब आप टैक्स के निज़ाम को इस तरह देखेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपनी जगह मौजूद है, सेल टैक्स एक्ट अपनी जगह मौजूद है, फेडरल एक्साइज एक्ट अपनी जगह मौजूद है। अब 3-3 नोटिस लोगों को आते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो एक ही ऑफिसर 3-3 नोटिस इश्यू करता है, इस आज के दौर में ये चीज बिजनेसेस को हार्म कर रही है और क्या लोगों के लिए फीजिबल है, रह गया है कि वो इतनी कंप्लाइंसेस करें? बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए जो आइडियल सिचुएशन है वो तो ये है कि फ्लैट टैक्स हो इफ पॉसिबल, अगर वो फ्लैट नहीं है तो वो प्रिडिक्टेबल जरूर हो। सही है। इन चीज़ों से जो आप फरमा रहे हैं इनसे सबसे बड़ा मसला यही पड़ता है कि प्रिडिक्टेबिलिटी जो एक टैक्स रजीम की है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और हमारे यहाँ यही होता है। अब उसके बीच में मजीद जहते हैं आप देख रहे होंगे, एडवांस टैक्सेस भी हैं और बाकी भी हैं, तो ये मुमकिन नहीं रहता। अब मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में शायद आप ही के प्रोग्राम में एक साहब का कहना था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी शहर में जो मैन्युफैक्चरिंग में हो इन्वॉल्व, जिस तरह सियालकोट हो गया, अब वहाँ होता क्या है कि इनकम टैक्स की कंप्लायंस एक कंपनी ने, एक मैन्युफैक्चरर ने कर ली तमाम की तमाम, उसके बाद उनके सर पे एक और एक्स जो है वो पड़ गया, वो है विदहोल्डिंग टैक्स का। अब वो अगर उसके इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं तो उनको उसमें घेरा जा सकता है। लिहाजा ये जो बहुत ज्यादा बर्डनसम है किसी भी एक एंटिटी के लिए। तो आप क्या कह रहे हैं, आप तजवीज़ पेश आपके जहन में है कि ये सिंगल ऑडिट होना चाहिए, अगर एक ऑडिट दफा सेलेक्ट हो गया तो सेल टैक्स को भी देख लिया जाए, फेडरल एक्साइज की कंप्लायंस है तो वो भी देख लिया, बार बार नोटिस नहीं देने चाहिए? बिल्कुल बार बार नोटिस नहीं देने चाहिए। और इसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा कर दूं कि उसका जो प्रोसेस है उसको भी बहुत जल्द अज जल्द किया जाए। अगर आपके पास
मौजूद हों, स्टेप्स बने हुए हों और आप उसमें ये बता सकते हों कि जनाब एक के बाद ये दूसरी और ये तीसरी और चौथी चीज़ करनी है, अगर वो स्टेप्स सही हैं एफबीआर की तरफ से और पहले से मौजूद हैं, एक निज़ाम मौजूद है, तो वो भी बेहतर रहेगा कि एक नोटिस इशू हो, उसकी परसुएंस में जितनी भी चीज़ें होनी हैं ऑडिट के हवाले से वो एक ही दफ़ा ख़त्म हो। अच्छा, एक लामुतनाही सिलसिला जो है कम से कम वो नहीं होना अच्छा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं कि बहसल कौम हम क्या समझते हैं, हमारे टेंडेंसी है टैक्स देने की या एफबीआई मतलब जो एफबीआई को चैलेंज है इस वक्त टैक्स फाइलर का, जो कि आपने भी देखा होगा कि वो डिक्लाइन ही करता जा रहा है और 1 मिलियन पे आ गया है, जो कि 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो आपके ख्याल में क्या टेंडेंसी नहीं है लोगों की टैक्स देने की, या लोग हुकूमत के पॉलिसी से नहीं टैक्स दे रहे हैं? देखिए, टेंडेंसी वाली बात मेरा नहीं ख्याल है, ऐसा नहीं है, टेंडेंसी वाली बात नहीं है। ज़्यादा इशू मुझे नज़र आता है जो वो ये है कि जो निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है वो बहुत कम्बरसम है। जिस वक्त टैक्स डिपार्टमेंट में एफबीआर ने ऑटोमेशन का जो सिलसिला शुरू किया था उसको बहुत सराहा गया था, लेकिन अब लगता यूं है कि शायद एफबीआर के अंदर उसमें बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि ऑटोमेशन से एक चीज़ कम होती है और वो है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन इन तमाम मामलात में जितनी कम होगी किसी भी एक अफसर की, किसी एक साहब की, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर ऑटोमेशन के वो प्रोसेस सही तरह से होता है, मेरे हुआ ज़रूर है, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी तरह से नहीं हुआ। वो होना तो यही चाहिए। नहीं, देखिए, अगर मैं सीधी सी आपको मिसाल दूं, होना तो ये चाहिए कि मैं अपने कंप्यूटर पे बैठूं, इंटरनेट चलाऊं, जो मेरा टैक्स बनता है, जहां जहां कैलकुलेट होता है जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें भरूं, और अगर मेरा टैक्स बनता है तो वहीं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे भी कर दूं। इंटेंशन ये थी जिस वक्त ऑटोमेशन का सारा सिलसिला शुरू किया गया था। लेकिन क्या ये उस दर्जे पे पहुंच सका? मेरा नहीं ख्याल कर नहीं, लेकिन ये जो अब जो ये चीज हो गई है, और आप डाउन द रोड अगर आप जो बात कर रहे हैं, वो तो हम बात कर रहे हैं 2004, 2005, और ये 10 साल गुजर गए हैं। 10 साल अगर हम देखें, 10 से 12 साल गुजर गए हैं, तो एफबीआर के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मैनुअल होते थे, वो रिकॉर्ड नंबर जो हैं बहुत ज्यादा होते थे, इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स आ रहे हैं वो कम है। तो ये क्या उस वक्त गलत नंबर्स थे, या क्या आज लोग डिक्लाइन कर गए टैक्स फाइलर्स? नहीं, नंबर का तो एक और सिलसिला है कि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ स्टेट सही तरह से पूरी करती है। नंबर्स तो ये समझ में नहीं आता कि किस चीज़ पे यकीन किया जाए, किस पे ना किया जाए। नंबर्स तो बहुत वेरी करते हैं, लेकिन टैक्स ऑटोमेशन का जो सिलसिला था वो काफ़ी सही था। लेकिन जिससे वो कहते हैं ना कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट अगर हो तो ना इस तरफ के रहते हैं ना उस तरफ के, तो नंबर गेम में तो शायद ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो आपके ख्याल में ये प्रॉब्लम? बशीर साहब, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं कि क्या बुनियादी मसला क्या है टैक्स निज़ाम में, ऑडिट के हवाले से कोई खराबी है, लोग टैक्स देना नहीं चाहते, या एफबीआई की पॉलिसी का इशू है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एफबीआई की पॉलिसी की, ऑडिट के हवाले से, और लोगों की टेंडेंसी के टैक्स देना चाहते हैं इन्हें। हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहसिन नदीम साहब ने, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। आए उनसे बात करते हैं। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बात यह करनी थी कि 1,30,000 केसेस सेलेक्ट हुए हैं ऑडिट के लिए तकरीबन जी। अब ये जो है एफबीआर की जो कैपेसिटी है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2002 है, उसके मुताबिक क्या ये ऑडिट हो सकता है और ये कर सकते हैं एफबीआर? बिल्कुल, ये तो नामुमकिन है, और हम सब इस बात को जानते हैं कि एफबीआर की कैपेसिटी से ज्यादा है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है क्यों सेलेक्ट किया इतने केसेस? टैक्स नहीं सेलेक्ट तो उन्होंने एक ऑडिट पॉलिसी बनाई, ऑडिट पॉलिसी बनाने वाला विंग और है, ऑपरेशंस का विंग और है, और जो वैसे पॉलिसी एफबीआर पॉलिसी है उसका आपको ही पता है विंग और है। नहीं, तो जो ऑडिट पॉलिसी बनाता है क्या वो कहीं पहाड़ों में बैठता है क्या? वो पहाड़ों पे नहीं बैठता तो एफबीआर हाउस में ही है। लेकिन ये है कि उनमें जो है ना, दे डोंट नो कि मतलब इतने साल इकट्ठे कर लिए और इन इस सालों का इकट्ठा करने के बाद उसका कोई हल नहीं निकला। नहीं मोहसिन भाई, लेकिन पहले देखिए जो है आपके भी नॉलेज में होगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि पहले जो हम एक आपको भी पता है, आप भी माशाल्लाह इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, सैलरी और एफटीआई केसेस अलग कर देते थे, उसके बाद वो ऑडिट पे सेलेक्ट करते थे कि वो केसेस को सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाए। इन्होंने फिर ऑडिट पॉलिसी चेंज की, सेलेक्ट किया केसेस को, एंड
बैक टू स्क्वायर वन, वापस कोई हासिल नहीं हो रहा उसमें। तो आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या, पहले हम उसको डिस्कस कर लें। देखिए बुनियादी वजह जो है ना वो है इनका अपना प्लानिंग का एक फुकदान, इनकी एक टीम वर्क कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। मेंबर ऑडिट जो है या जो ऑडिट विंग है इनका टैक्स पेयर ऑडिट का, वो अपना काम कर रहा है, पॉलिसी वाले अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस वालों की जो बॉटलनेक्स हैं उनको जो है वो सामने नहीं रखा जाता कि इनके बॉटलनेक्स क्या आएंगे। इनके जो अपने इन हाउस है जो 27,000 के करीब एफबीआर का स्टाफ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल पूरे पाकिस्तान में, क्या वो इतना इक्विप्ड है कि वो 1,30,000 केसेस को एक साल में हैंडल कर सके? तो वो ये क्वेश्चन है, जवाब सबको पता है। जवाब तो बहुत बड़ा नो है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन बात ये हो रही है कि क्यों ऐसा काम किया जाए जो टैक्स फाइलर या टैक्स पेयर जो है वो उसको और ज्यादा अपने से गैप जो है उसको बढ़ाने के लिए, तो ये तो कोई इंटेंशनल एफर्ट लग रही है। इंटेंशनल यहां पे कुछ नहीं होता। अच्छा। देखिए बात यह है कि ऑडिट सारी दुनिया में होते हैं टैक्स ऑडिट्स, लेकिन टैक्स ऑडिट हमेशा होता है, जब होता है तो वो होता है डेटरेंस के लिए, रेवेन्यू मेजर नहीं होता। सही है। तो ऑडिट होना जरूर चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस पे एज अ बार प्रेसिडेंट मेरा जाती भी राय यही है कि ऑडिट शुड बी देयर एंड इट शुड बी डन इन अ प्रोफेशनल वे। अच्छा, वो कहते हैं ताकि उससे आप इतनी अच्छे तरीके से उसको ऑडिट करें ताकि अगले लोगों को ऑडिट के खतरे की वजह से अपने गोशवारे या अपने रिटर्न सही दायर किया। वजह आपने बिल्कुल सही कहा, बार प्रेसिडेंट आपका स्टांस जो आपने बताया, लेकिन बात मुझे ये बताएं 214, 177, 122(5) है, 122 मतलब 5, ये मतलब क्या मजाक क्या है टैक्स फाइलर के साथ कि आप एक चीज से बचते हैं तो दूसरी चीज में फंसते हैं, दूसरी चीज से बचते हैं तो तीसरी। तो ये क्या आपने बात नहीं की इनसे कि ये आप टैक्स फाइलर के साथ क्यों ऐसा रवैया रखा हुआ है आपने? देखिए हमने तो इसको बाहर टेकअप किया कि जनाब बात यह है कि आप जो 214 सी में डी में सेलेक्ट कर लेते हैं 122(5) में भी फिर खुल जाता है, जो बच जाता है। और एक ऑडिट है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मौकफ रहा है यहां पर कि जनाब जो एक साल आप किसी का सेलेक्ट कर लें उसको अगले 2 साल सिलेक्शन से एक्सक्लूजन कर दें उसकी। सही है। ताकि उसको डेटरेंस लगे, उसको ये ना लगे कि हर साल मुझे किया जाता है। अब हमने इनके जो पैरामीटर्स मांगे कि आपके ऑडिट की सिलेक्शन के पैरामीटर्स क्या थे, बहुत सारे वकला ने पिटीशन डाली इन्होंने कहा जी वी आर अनएबल टू टेल यू, इन्होंने राइटिंग रिफ्यूजल दे दिया कि हम आपको पैरामीटर्स नहीं बता सकते। अब जब आप एक चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहे, लोगों के दिलों में उभाम है कि शायद हमें, जिस तरह कई सेक्टर था जो कह रहे थे कि शुगर को और जो है सीमेंट को सबके सब ऑलमोस्ट 100% ऑडिट में आ गए। लेकिन अखबार में दो एक साथ खबरें आई, पहले एफबीआर ने कहा कि हम दे देंगे पैरामीटर्स, फिर एफबीआर ने कहा कि हम पैरामीटर्स नहीं देंगे। मतलब वो जो आपकी बात है वो है कि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। देखिए इन्होंने पैरामीटर्स तो देने से अब तो खैर इन राइटिंग इन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं देंगे, इन्होंने वंस फॉर ऑल दे हैव सेड इट। ठीक है। मोहसिन साहब, इस्लामाबाद में अहमद बशीर साहब, मैं उनसे जरा बात कर लूं फिर वापस आता हूं आपके पास। अहमद साहब। जी जनाब। जी, तो आपसे ये बात हो रही थी कि आपने क्योंकि देखा होगा इंटरनेशनली और रीजनली भी, तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑडिट के हवाले से? क्या हर साल लोगों के ऑडिट होते हैं या कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है कि एक दफा हो गया और 2-3 साल के बाद फिर ऑडिट हो रहा है? देखिए जो जहाँ तक बाकी मुल्कों का ताल्लुक है, जहाँ का निज़ाम हमारे से बेहतर है, वहाँ पे ज़्यादातर तो ये नौबत आती ही नहीं है। ये आया एक जो एंटिटी है अगर एक साल सिलेक्ट हो जाती है ऑडिट में और दूसरे साल उसको एग्जाम किया जाता है, नहीं, ये तो यकीन से कहना ज़रा मुश्किल है क्योंकि मुख्तलिफ निज़ाम में मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये नौबत आती ही नहीं है। देखिए चाहे ऑडिट की बात हो, चाहे जिस तरह नॉन फाइलर वाली कैटेगरी की बात हो, इसमें ये तमाम चीज़ें या इस किस्म की चीज़ें रखी इसलिए जाती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट इसमें आएगी। लेकिन जो ऑडिट के हवाले से भी चीज़ें हैं, 2001 जब ये कानून आया था तब से लेकर अब तक, या इसमें जो अमेंडमेंट्स भी आई थी 2005 से भी आगे अगर हम चलें, तो क्या आया ओवरऑल निज़ाम में इस हवाले से बेहतरी आई? मुझे लगता है कि जो शिकायत पहले रोज़ थी या पहले फाइनेंशियल ईयर में थी इस कानून के आने के बाद, आज तक वही के वही शिकायत हैं। ठीक है। मोहसिन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, आई टोटली एग्री विद हिम। अब इसका हल क्या है? आप क्या प्रपोज, क्योंकि बजट आने वाला है एक हफ्ते, शायद आप एफबीआर अपने जो या फाइनेंस मिनिस्ट्री को चेंज कर दे, क्या प्रपोज ऑडिट के हवाले से आप क्या प्रपोज करते हैं? जी, सबसे पहली चीज़ जैसे कि आप और मोहसिन साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल सही बात है ये, और मेरे ख्याल में तमाम लोग यही सोचते हैं, ये इसी किस्म की राय रखते हैं कि सबसे पहले तो पैरामीटर्स डिफाइन करने का कहा गया था। अब एफआईआर ने अगर ये कहा था तो वो पैरामीटर्स कहाँ हैं?
अगर पैरामीटर्स आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी होगी। जैसे मैंने पहले हिस्से में कहा था कि प्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत अहम चीज़ है किसी भी टैक्स पेयर के लिए, किसी भी टैक्स पेइंग एंटिटी के लिए। हमारे यहाँ उस प्रिडिक्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा फुकदान है। ठीक है, पैरामीटर्स तो आप कह रहे हैं, वो इसमें आनी आप कह रहे हैं एसओपीज एक वाजे हो जाएं, पता चल जाए लोगों को किस तरह उनके केस सेलेक्ट होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होने चाहिए। और मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगा कि अगर ऑडिट में कोई सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद कितने अरसे का हम इसका जवाब आपसे लेते हैं। हमें एक ब्रेक लेना, अहमद साहब हमें ब्रेक लेना है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद और अपने मेहमानों से बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और कैसे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम बात कर रहे थे अहमद बशीर साहब से। अहमद साहब जी, आप क्या कह रहे थे कि एसओपीज बननी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्लैरिटी सबसे बुनियादी चीज़ है, क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले कहा था, किसी भी टैक्स के निज़ाम में सबसे बुनियादी चीज़ है प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, अगर किसी एंटिटी के लिए, किसी पर्सन के लिए प्रेडिक्टेबल ही नहीं है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स यू विल एंड अप पेइंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़। नहीं, लेकिन मैं जब ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? दुनिया में प्रेडिक्टेबिलिटी होती है या ऑडिट जो है ना वो अचानक किया जाता है? नहीं, ऑडिट्स देखिए, अचानक तो ऑडिट बेशक किया जाए, लेकिन उसके बाद क्या दोबारा 122 का नोटिस भी आना है, क्या दोबारा दूसरे सिलसिले भी शुरू होने हैं, क्या फिर दोबारा से मल्टीपल आप बात कर रहे हैं, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, मल्टीप्लिसिटी जो है, ठीक है, आपको पॉइंट नोट कर लिया। मैं वेरी बर्डनसम, बिल्कुल ठीक है। मोहसिन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ। मोहसिन साहब, ये जो बजट आ रहा है 26 तारीख को, तो आपने क्या एफबीआर को ऑडिट के हवाले से क्या प्रपोजल दिए हैं? देखिए जी, ऑडिट के हिसाब से तो अभी यही प्रपोजल थी कि इसके पैरामीटर्स को ट्रांसपेरेंट रखा जाए। ठीक है, दे शुड बी बिल्ड अप इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, ताकि बाद में जाकर हम लोग इतराज ना करें, हमारा इनपुट भी उसमें शामिल हो। मेंबर ऑडिट से जब हमारी मुलाकात हुई थी, जो पिछली थी, उसमें हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि जब आप ऑडिट पॉलिसी बनाया कीजिए तो अपने लीगल फ्रेटर्निटी को, टैक्स फ्रेटर्निटी को भी ऑन बोर्ड ले लिया करें। अच्छा, एक बात मोहसिन भाई, इनपुट भी आ जाए। एक बात आपने बहुत अच्छी बात, ये तो हमने बहुत दिनों से ये प्रपोजल देते हैं और एफबीआर शायद सुनती नहीं। उसकी मेरे ख्याल में वजह यह है कि जो बार की जिम्मेदारी है वो कानून को पे अमल करवाना है। जो चैम्बर्स हैं वो बिल्कुल खामोश रहती हैं आखिरी वक्त तक। सर, चैम्बर्स को तो तब होश आता है जब उनको कोई नोटिस आ जाता है या कोई उनको मसला पड़ जाता है। तो ये तो चैम्बर का इशू नहीं है, जिम्मेदारी तो पाकिस्तान टैक्स बार पे या टैक्स बार्स पे पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? आपने ली हुई क्यों है? तो और कौन उठाएगा अब आवाज? एक तो देखें, बात ये नहीं है, ये एक नेशनल कॉज भी है। एक चीज अगर खराब हो जाए कल को, उसको फिर ठीक करें, आप लिटिगेशन में जाएं, रिट्स में जाएं या प्रेजेंटेशंस में जाएं और फिर उसको अंडू करने की कोशिश करें, तो बेहतर नहीं है कि उसको उसकी पॉलिसी मेकिंग स्टेज पे ही उसमें इनपुट अपना देकर और उस चीज को एक जामे और आपकी नीयत या आपके इंटेंशन को वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी नीयत या आपके काम को नहीं खराब कर रहा हूं, लेकिन ये कि ये कोलैबोरेटिव अगर एफर्ट होगी तो एफबीआर सुनेगा भी। गवर्नमेंट क्योंकि बिजनेसमैन खामोश है, उसके केस ऑडिट में आ रहे हैं, उसकी चैम्बर बात नहीं कर रही, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं कर रही, अब बार एसोसिएशन, सारी लोकल बार एसोसिएशन, पाकिस्तान टैक्स बार से प्रोएक्टिवली बात कर रही है। तो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा डिसलिंक पैदा करती है। ये अनवर काशिफ, देखो ये चीज हमेशा से रही है। लीगल फ्रेटर्निटी भी जो है, आपको पता जब ये मूवमेंट हुई थी एक रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की जी, और रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की, तो उसमें सारा मुल्क चुप करके बैठा हुआ था, सिर्फ वकला बरादरी थी जो आगे लगी हुई थी। ठीक है, और इनके एक अनथक मेहनत के बाद जाकर उनको एक रिजल्ट मिला। ठीक है, तो हम छोटी फ्रेटर्निटी है, टैक्स फ्रेटर्निटी है, बट एफबीआर से मुतालिक अगर कल को कोई आने वाली चीजें ऐसी हैं जिसमें हम बंदी कर सकते हैं कि वहां को मुश्किल पेश आएगी टैक्स गुजार को या हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, तो उनके लिए लीड पे तो लगना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और मेरा ख्याल है इसमें लगने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, अगर हमारा विजन स्कोप है, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट वेरी वेल नोटेड, बिल्कुल सही पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि जो केसेस ऑडिट में सेलेक्ट हो गए हैं और उन केसेस में एक नहीं 2-2, 3-3 साल शामिल हैं, कुछ एफबीआर ने किए हैं, कुछ कमिश्नर ने किए हैं, कुछ में 122(5) हुआ है, तो अब क्या आपकी क्या बात हो रही है एफबीआर से? क्या मैकेनिज्म ड्रॉ करने जा रहे हैं ताकि ये कोई स्मूथ वे में इसको कंक्लूड किया जाए?
इसमें ऐसे है कि काफ़ी देर से हम लोग तकरीबन जब से मतलब पिछले साल 1.5 साल से जब से लगे हुए हैं, हम इसी पे थे। बार की तरफ से मुख्तलिफ प्रपोजल हम देते रहे FBI वालों को कि जनाब इन ऑडिट केसेस को किसी तरीके से निपटाएं। हमारे पे भी है ये, एक तो ये है कि ये एक ब्लैकमेलिंग का इदारा बना हुआ है टूवर्ड्स दी एसएससी, जिसका केस ऑडिट में आ जाता है वो उस बेचारे की टांगें कांप रही हैं कि पता नहीं FBI वाले हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शायद उनकी टांगें कुछ गलत वजह से नहीं कांप रही थी। ठीक है। तो हमने एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पॉलिसी FBI ने पहले डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान टैक्स बार ने कंसिस्टेंटली इसको टेकअप किया कि जी कोई एक स्पेसिफिक परसेंटेज दे दे, हम वो बढ़ा देते हैं और आप हमारा जो है ना ऑडिट इसमें क्लोज कर दें। ठीक है, तो क्या परसेंटेज की रेवेन्यू भी कुछ इकट्ठा हो जाएगा। और जी क्या परसेंटेज है? हमने बात हो चुकी है, हमने इनको कह दिया कि जनाब हम 30% बढ़ा रहे हैं अपनी जो भी रिटर्न, जिसमें कोई इसमें 214C, D, 177 और वो 122 सब शामिल है। 122 खुला हुआ है, 122 भी जी 122 भी 5 में देखे 5 में प्रॉब्लम यह कि अगर उसके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है और वो इतनी स्ट्रांग है तो उस नहीं, लेकिन मोहसिन भाई जो नोटिस आ रहे हैं 122 का डेफिनेट वो तो लोगों को ऐसा है कि जनरल नोटिस दिए जाते हैं। हाँ, वो नहीं है तो फिर खत्म। देखिए उन्होंने कहा है जिसमें को बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर तो डेस्क ऑडिट किया उसने उसी पे 122.5 दे दिया, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, आप 30% टैक्स जमा कराएं, आपको विद इन 24 आवर्स आपको पोर्टल पे रिटर्न रिवाइज की परमिशन आ जाएगी। ठीक है, आप उसको अपने रिटर्न को रिवाइज कीजिए और विद इन 24 आवर्स पहले वो FBI की तरफ से पहले वो रिवाइज के लिए ऑप्शन खोलेंगे तो फिर हम रिवाइज करेंगे ना उसको। नहीं, आप 137 में टैक्स तो जमा करा देना CPR क्रिएट करके उस साल। ठीक है, ठीक है, ताकि उनको पता लग जाए कि इस बंदे की इंटेंशन है, ये इस तरफ आना चाहता है। जब आप 137 का टैक्स देंगे, साथ आप उसको कह दें कि जनाब मैं अपनी टैक्स में ज्यादा बढ़ाना चाह रहा हूं, आपको पता है अपवर्ड रिवीजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, और आपको मैं समझ गया आपकी बात की इजाजत मिल जाएगी। मैं जरा अहमद साहब आपसे फिर वापस आता हूं आपके पास। अहमद साहब, ये जो मैकेनिज्म ड्रॉ हो रहा है, आप क्या इसको समझते हैं कि ये वायबल है और ये निजाम को आगे लेके जा सकता है? नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया जो मोहसिन साहब ने बात की। ये एक जितने केसेस सेलेक्ट हुए हैं ऑडिट में, उनके लिए एक एडहॉक बात हो रही है FBI के साथ कि कोई 30% का अप्रॉक्सिमेटली बात हो रही है, वो दे दें तो ऑडिट प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। देखिए, इंतहाई आर्जी किस्म की मेजर है, वंस अगेन इंतहाई टेम्पररी मेजर है। ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सही है। अगर आप ओपिनियन से पूछ रहे हैं तो मैं तो नहीं समझता कि ठीक है। तो उसके बजाय शायद बेहतर होगा कि ये एक ही दफ़ा फैसला कर लिया जाए। अब देखिए, अब 17 साल तो हो गए इस कानून को आए हुए, या 16 साल हो गए इस कानून को आए हुए, तो इसमें कम से कम इतनी सर्टेनिटी तो अब तक आ जानी चाहिए कि सेलेक्ट कौन करेगा। वही कमिश्नर वाली बात है, कमिश्नर से होगा या बोर्ड करेगा, पहली चीज़ वो। और उसके बाद वंस अगेन ये प्रोटोकॉल्स आखिर बना क्यों ना लिए जाएं, जो बजाय इस किस्म की टेम्प्रेरी चीज़ों पे रखने के सारे के सारे निज़ाम को, और इसी यही टेम्प्रेरी मेजर हम कुछ अर्से काफ़ी अर्से से यही देखते आ रहे हैं। नहीं तो क्या आपके ख्याल में मामला था? अब जो देखें, आज बजट एक हफ्ते दूर है, तो बजट बना लिए जाएं। जो पहले के सिलेक्ट हुए हैं उनको इस तरह टैक्स पेयर जो टैक्स फाइलर है उनके लिए एक ईज पैदा हो जाए। ये कोई वायबल जो पाकिस्तान टैक्स बार कोशिश कर रही है या दूसरी बात कोशिश कर रही है? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बात है सारी प्रोसीजर की। प्रोसीजर लॉ जो है वो तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ भी काम कर सकता है। नहीं, वो तो नहीं करेगा। तो लिहाजा अगर पॉलिटिकल विल है, अगर इंटेंशन है, फिर तो ये सब चीजें की जा सकती है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। नहीं तो आप समझते हैं कि ये तो इससे जो केसेस सेलेक्ट हुए हैं तो उनके लोगों के लिए ईज हो जाएगी? हाँ, उनके लिए भी ईज हो जाएगी। लेकिन सबसे बुनियादी बात है साहब, देखिए जो मेजर्स हैं वो देखिए ली जाती हैं बहुत आगे का सोच के। ये स्लिप शॉट तरीके से या इंतहाई टेम्परेरी किस्म की मेजर्स ये आगे चल के काम नहीं देती हैं। तो वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखें, अगर आप ये पूरा पाकिस्तान का निज़ाम जो है टैक्स का अडॉक बेसिस पे है, अगर ये इकोनॉमिक बेसिस पे हो तो इसके आउटकम भी डिफरेंट होंगे। बेसिकली तो टैक्स का निज़ाम बनाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेसिस पे। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो एक सॉर्ट ऑफ सूरत हाल हो गई, बॉटलनेक आ गई है, तो उसमें एक ये वाई मीडिया निकाला है बाज ने। तो हाँ, इस वक्त के लिए कह सकते हैं। ठीक है। मोहसिन साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं सैलरी टैक्सेशन और FTR वाले, इन पे भी नाफिजुल अमल होगा?
नहीं उन पे नहीं है, उन पे नहीं है, सैलरी पे और एफटीआर पे ये नहीं है। हाँ। और मैं यहाँ पर अहमद साहब की बात से एग्री करूंगा कि मैं भी बिल्कुल इस पॉलिसी से एग्री नहीं करता कि ऑडिट को आप ऐसे क्लोज कर दें। ठीक है, ये तो एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है जिसको बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको मजीद टैक्स गुजार को जो ऑडिट में सेलेक्ट हुए हैं उनको मजीद परेशानी से बचाया जाए। ठीक है, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि मैं इस पॉलिसी के हक में हूं, मैं बल्कि बता रहा हूं, मैं इनको कह चुका हूं कि आप फिर ये करेंगे आइंदा से कि ऑडिट की बैलेटिंग नहीं हुआ करेगी, आप कहेंगे 30% वाली बैलेटिंग लिस्ट नहीं, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं तो आप टीचर नहीं होना चाहिए, ये तो एक एडहॉक अरेंजमेंट हमने किया। लेकिन जितनी आपकी इस वक्त माशाल्लाह से आप बार लोग पाकिस्तान टैक्स बार पे लेवल पे आप बात मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये भी तो बात करें कि अब वो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स ले आए या कुछ ऐसे मेजर्स ले आए तो आइंदा ये मसाइल नहीं हो, बिकॉज वो बात सही है कि 16 साल से यही मसाइल चले आ रहे हैं। वो अनवर यही तो हमने कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं जनाब आप जब कोई पॉलिसी बना लिया करें, वकला बरादरी को, टैक्स फ्रेटर्निटी को ऑन बोर्ड ले लिया करें। ठीक है, इसमें उनका कोई हर्ज नहीं होगा, इनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब एक एडवांटेज ये होगा कि कल को हम लोग जो कि खुद इनकी पॉलिसी पे एतराज करने वाले हैं, फिर हम एतराज नहीं कर सकेंगे ना। तो ये बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए 2014 के ऑडिट के केसेस हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। जी मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जब ये तो आप इन कंकरेंस विद एफबीआर या इन कंसल्टेशन विद एफबीआर कह रहे हैं कि लोग 30% बढ़ा देंगे, बिल्कुल ऑडिट प्रोसीडिंग क्लोज हो जाएंगी। जी अच्छा, ये सिर्फ ये अरेंजमेंट है, बीटीएल केसेस हैं, ये लॉस वाले हैं, वो 30,000। अच्छा, ये अरेंजमेंट जो है इनकम टैक्स के सेल टैक्स में भी कोई आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए, ये कंपनीज के लिए भी नहीं है। कंपनीज के लिए भी नहीं है, तो सेल टैक्स के केसेस वैसे ही ओपन रहेंगे, उस पर चलेगी? जी, सेल्स टैक्स पे हमको फार्मूले पे पहुंच नहीं सके उनके साथ। अच्छा, क्योंकि वो फार्मूला कोई इस पे सेल्स टैक्स पे 30% ज्यादा दे दो, कौन दे भी 30% ज्यादा। ठीक है, सेल्स टैक्स आप चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, इनपुट में ले लेते हैं, अब वो अगर आप अब पे करेंगे तो उसका क्या मुस्तकबिल होगा? तो अब जो सेल टैक्स का ऑडिट होगा उसमें मुश्किल पेश आएगी। अगर सेल टैक्स का ऑडिट होगा उसमें कोई टर्नओवर डिस्क्लोज होगा तो दैट डीम टू बी अ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन और आपका रिटर्न रिवाइज हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? सेल्स टैक्स में ऐसा कोई अरेंजमेंट हमारा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपका कोई अरेंजमेंट, अगर सेल रिवाइज करनी है, सेल टैक्स का मैं समझ गया आपकी बात, सेल टैक्स का ऑडिट होगा और उसमें अगर टर्नओवर रिवाइज हुआ तो इनकम टैक्स में भी तो उसका इंपैक्ट आएगा। सर इसमें जो हमारा अपना ये हमारा मसला है, इसमें हमारी कोशिश ये है, जो मैंने आपको सारे अपने भाइयों को जिन्होंने अपनी रिटर्न्स रिवाइज करनी है, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसमें एक टैक्स कंप्यूटेशन में जाके लमसम एडिशन 30% की डालें। किसी एक्सपेंस को, किसी सेल्स को, टर्नओवर को मत छेड़ें। ठीक है, उससे बहुत पेंडोरा बॉक्स खुल जाएंगे। बेहतर यही है कि जहां आपका टैक्स कंप्यूटेशन बनाते हैं, इनकम डिक्लेयर्ड एड स्पेसिफिक वन टाइम एडिशन, वो 30% की एडिशन करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करके 137 में टैक्स पे करें और अपनी जान छुड़ाएं और आगे निकलें। ठीक है, तो ठीक है जनाब। तो अहमद साहब आप मुझे ये बताएं कि ये हम जब बात करते हैं विथहोल्डिंग के हवाले से, तो पाकिस्तान के निज़ाम में इन्होंने 2 साल से ये ले आए हैं कि फाइलर्स के लिए अलग रेट ऑफ टैक्स है, नॉन फाइलर के लिए अलग रेट ऑफ टैक्स है, लेकिन नॉन फाइलर जो है वो फाइलर नहीं बन रहे इस रिजीम की वजह से या इस मेजर्स की वजह से। तो किस तरह लोगों को फाइलर बनाया जा सकता है? अनवर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जो नॉन फाइलर कैटेगरी है ना हमारे यहाँ, किसी और मुल्क में इसको टैक्स डिफॉल्टर कहेंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नॉन फाइलर वाली भी ये वंस अगेन ये उसी तरह के इंटरम मेजर है, ये गालिबन इंटरम मेजर के तौर पर ये आई थी। उसके बाद कुछ इकदामात ऐसे करने थे कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में ले आया जाए। सही है, लेकिन वो तो कभी मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें हुई। तो आप मतलब ये जो प्रोविजन आया था ये इस इंटेंशन के साथ आया था कि टैक्स फाइलर का जो नंबर्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे और उस पर कोई काम किया जाएगा, तो आपको वो काम नहीं नजर आया होता हुआ? नहीं, अच्छा, नहीं, देखें इंसेंटिवाइज करना जरूरी था ना। अगर एज एन इंसेंटिव रखा गया था इसको एज एन इंसेंटिव, तो व्हाई इट डिड नॉट वर्क? नहीं तो और दूसरा अगर आपकी इजाजत से एक और चीज अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, देखिए जो इदारा इस काम से मुंसलिक है, जो रोज ये करता है, वो है एफबीआर। एफबीआर की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे, और उल्टा अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सिर्फ एक ही जो टारगेट है वो दिया हुआ है एफबीआर को, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन। चीजों के इम्प्रूवमेंट वगैरह शायद लगता है कि शायद इतना उनके हाथ में नहीं है, उनकी तरजीह
जी बिल्कुल, अब वो एक ही यार्ड स्टिक वो रखते हैं कि जनाब कलेक्शन कितनी हुई। ऑल राइट, क्या एफबीआर से कभी प्रपोजल्स लिए गए कि वो एक इदारे के तौर पे आखिर इतने अरसे से चल ही रहे हैं, और ये एफबीआर से पहले अगर सीबीआर था, जो भी था, तो लोग तो बहरहाल वही हैं जो इतने दहाइयों से काम कर रहे हैं। एक इदारा है, उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, क्या उनसे सिस्टम बनानी चाहिए ताकि लोग जो है नेट में खुद इंसेंटिवाइज होकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये किया जा सकता है। ये ठीक है अहमद साहब, अगर टैक्स हमें इस वक्त क्लोज करना है प्रोग्राम से, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त आपको ज़हमत देंगे और आपसे बात करेंगे। मोहसिन साहब, मोहसिन साहब जी जी ठीक है मोहसिन साहब, आपके पॉइंट आ गया। हमें प्रोग्राम क्लोज करना, हमारा टाइम थोड़ा खत्म हो गया, तो हम इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में दावत देंगे और आपसे बात करेंगे। नाजरीन, टैक्स ऑडिट कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी कंप्लाइंसेस डिफ़िकल्ट हों, टैक्स देना ज़रूरी है। आपको टैक्स देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आवाज़ भी उठानी चाहिए कि गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है। इस वक्त जो नज़र आ रहा है बजट के इस बजट में, फोर्थ कमिंग बजट में, वो ये आ रहा है कि नॉन फाइलर्स पे टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा और उनको जो है डिफ़िकल्ट मेजर टास्क दिया जाएगा ताकि वो फाइलर बने। लेकिन हमारे मेहमानों ने बात की कि उनको इंगेज करना पड़ेगा, एफबीआर को उनके पीछे जाना पड़ेगा, अब एफबीआर को अपनी रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में फाइलर पे रिसोर्सेज यूज़ करने के बजाय नॉन फाइलर पे रिसोर्सेज यूज़ करें तो नताइज बेहतर होंगे। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।